होगा मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले इस हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान किसी ज़माने में, अभी भी खैर उनका मौक़िफ़ तो यही है, उनका दावा तो यही है कि वो नौजवानों के और वो इस कौम के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन एक ज़माना था कम से कम 4-5 साल पहले जब खान साहब के इस दावे के हवाले से बहुत हक़ाइक़ भी मौजूद थे, और वही ज़माना था जब खान साहब ने इस मुल्क के अखलाकी मयार बुलंद करने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें की, बहुत से स्लोगन दिए, इंसाफ का स्लोगन दिया, आज़ादी का स्लोगन दिया, खुद मुख्तारी का स्लोगन दिया। इसी तरह से एक उनका जो स्लोगन था, जो एक नारा था उनका, वो एक नहीं, दो नहीं, एक पाकिस्तान का नारा था। यानी कि खान साहब ये कहा करते थे कि मुल्क में दो कानून नहीं होने चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। इसके लिए इमरान खान साहब, कप्तान साहब बहुत मिसालें दिया करते थे, ना सिर्फ मगरिब की तहजीब याफ्ता कौमों की, बल्कि सबसे बढ़ के इस्लाम की, रियासत मदीना की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की मिसालें दिया करते थे, और बताते थे कि मुल्क में ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। लेकिन जब हुकूमत आ गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बहुत से तजादात खुल के सामने आ गए। उन तजादात के लिए भी इमरान खान साहब ने कई तौजीहात पेश की, हुकूमत की मजबूरियां, कुछ मसलहतें पेश की। लेकिन अब इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं है। मिसाल के तौर पे आज एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मुस्तरद कर दी, और अदालत ने कहा कि आपको खुद पेश होना पड़ेगा अगर आप हिफाजती जमानत लेते हैं। अब पाकिस्तान में अगर आम शहरी अदालतों के चक्कर लगाता है या उसका कोई केस पड़ा होता है, तो अगर वो जमानत चाह रहा होता है, किसी केस में मुलजिम होता है, जमानत चाह रहा होता है, तो उसको खुद पेश होना पड़ता है, उसे कोई इस्तिस्ना नहीं मिलता। बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अनप्रेसिडेंटेड इस्तिस्ना दिया गया इमरान खान साहब को, जो किसी आम शहरी को हासिल नहीं है। बायोमेट्रिक के बगैर ही इमरान खान की दरखास्त मंजूर कर ली गई। बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं आज प्रोग्राम में, कि ATC से हिफाजती जमानत मुस्तरद हुई, इमरान खान ATC के सामने पेश नहीं हुए, और उज़र उनका ये था कि वो बुजुर्ग हैं। उनके वकील की तरफ से उज़र ये था कि वो बुजुर्ग हैं, वो बीमार हैं, उनकी टांग का प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि 4 महीने पहले उनको एक जख्म लगा था, खुदा उनको सेहत दे। लेकिन क्या एक आम पाकिस्तानी को ये उज़र अदालत के सामने काबिल कबूल होता है? क्या आम पाकिस्तानी वो इससे बढ़ के जितना भी मरीज हो उसे पेश होना पड़ता है अपनी जमानत लेने के लिए अगर वो मुलजिम है? ATC से हिफाजती जमानत नहीं मिली, इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट चले गए। अभी वहां पे समाअत जारी है, 8:15 बजे दोबारा समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि हम जमानत तब देंगे जब हमारे पास दरखास्त गुजार पेश होगा, कानून सबके लिए एक होगा, आम पाकिस्तानी हो चाहे इमरान खान हो। वहां पर भी वकला ने एक उज़र पेश किया। लाहौर हाई कोर्ट ने ये तक कहा कि हम अपने गार्ड्स भेज देते हैं, जो किसी आम पाकिस्तानी को यह सहूलत हासिल नहीं होती। तो खान साहब के लिए ये सहूलत लाहौर हाई कोर्ट क्यों प्रोवाइड कर रही है? लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आप स्ट्रेचर पर ले आए, आप एम्बुलेंस पे ले आए, आम पाकिस्तानी को भी ये सहूलत हासिल नहीं होती। अदालत ये नहीं कहती। अदालत उसी वक्त एक पेशी के अंदर कहती है कि आप लेके आए, जो भी मुलजिम है आम पाकिस्तानी, आता है तो जमानत मिल जाती है, नहीं आती तो जमानत की दरखास्त उठा के खारिज कर दी जाती है या उसको जमानत मिलती ही नहीं। तो इमरान खान साहब क्यों इस मुल्क में, पाकिस्तान में, एक नहीं 2 कवानीन का मुतालबा कर रहे हैं? खान साहब के इतने तजादात क्यों हैं? क्या इमरान खान साहब अभी भी खुद को निज़ाम का लाडला समझते हैं? और अगर समझते हैं तो क्या निज़ाम वाकई उनको लाडलापन टॉलरेट करने की सकत रखता है? और इमरान खान साहब के बयानिए में और उनके हक़ाइक़ में इतना तजाद क्यों है? इस पर सवालात करेंगे, इस पर डिबेट करेंगे, और इसके अलावा हुकूमत की परफॉर्मेंस का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस का भी पोस्टमार्टम करेंगे। आज एक और मिनी बजट आ गया है, प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे कि जिसका सारे का सारा बर्डन गरीब पे, मिडिल क्लास तबके पे पड़ेगा। तो इस तरह नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? क्या इलेक्शंस इस वक्त वाहिद हल नहीं है? इन मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के पैनल को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा दूं।
प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ आज मौजूद होंगे राजा यासिर हुमायूं साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सेनेटर आजिज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इख्तियार वली खान साहब मुस्लिम लीग नून से। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू रहेगी जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से। मुल्क के बड़े मशहूर व मारूफ सीनियर कानूनदान हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, और आप इसकी लीगैलिटी को, आप इसके लीगल एस्पेक्ट को किस तरह से एड्रेस करेंगे जो इमरान खान साहब बार बार अदालत के सामने पेश होने से इनकारी हैं, और उज़र उनका ये है कि एक तो वो बुजुर्ग हैं, सफ़र नहीं कर सकते, तबीयत उनकी नासाज है, टांग उनकी ज़ख्मी है, ATC ने हिफाजत ज़मानत मुस्तरद कर दी लाहौर हाई कोर्ट ने, उसके बावजूद चंद रिलैक्सेशंस दे दी। क्या ये आम पाकिस्तानी को भी हासिल होती हैं जस्टिस साहब? देखिए, बात यहाँ पे बड़ी सिंपल है। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे आप छोटे से छोटे इंसान हो, बड़े से बड़े से इंसान हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो रिवाज है वो ये कि जो आदमी बड़ा होता है वो चाहता है कि कानून उसको फेवर करे, और हमेशा वो कहता यही है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जो वो ये कहता है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो सही है, जो दूसरे के लिए है वो गलत है। ये एक नॉर्मल पैटर्न हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में। और माजरत के साथ, इंटरप्ट करने की माजरत और बड़े एहतराम के साथ, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि इमरान खान आम आदमी नहीं है सर। जी, ये तो मैं जानता हूँ, मैंने सुना है इसको, मैं उससे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन फिलहाल बात यहाँ पे ये है कि ठीक है, इमरान खान की अपनी पोजीशन है, वो एक क्रिकेटिंग हीरो रह चुके हैं और शोबिज़ में बहुत कामयाब रहे हैं वो, और वो सब दुनिया जानती है उनको, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे तो और बात है, यहाँ पे तो एक सियासी मामला है, एक कानून है और एक कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, उसके मुतालिक केस चल रहा है। तो उनको खुद भी चाहिए था, क्योंकि वो खुद इस चीज के दाई हैं, वो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो सही कहते हैं। तो जब वो खुद ये कहते हैं, तो जब वो खुद कहते हैं तो उनको उसको फॉलो करना चाहिए। उनको तो सबसे पहले स्ट्रेचर पे आना चाहिए था, पहले कि आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया, तो फिर उनकी क्या वाह वाह होती, लेकिन नहीं किया। लेकिन चूंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ये हमारी अनफॉर्चुनेट की बात। अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो केसेस हैं, इसमें इमरान खान साहब को ये मालूम है कि अगर खुदा न खास्ता इनके खिलाफ केस चला मेरिट पर और इनको कन्विक्शन हो गया तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मेन चीज ये है, और वो ये कहते रहे हैं कि सारी ये सब मुझे मिल करके डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए वो नहीं आना चाहते, इसको डिले कर रहे हैं, जितना डिले कर सकते हैं कर सकते हैं। लेकिन फाइनली कोर्ट की भी तो कोई पेशेंस होती है। कोर्ट ने बड़ी इंटेलिजेंस दिखाई है उनको, जो कि आमतौर से सही नहीं है, प्रिंसिपली सही नहीं है। कोर्ट को किसी को इंटेलिजेंस नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने दिखाई है। फर्ज किया अगर किसी आदमी कोई बिल्कुल ही चल फिर नहीं सकता, बातचीत नहीं कर सकता, तो उसको तो यकीनन कोर्ट इंटेलिजेंस दे देगी। लेकिन यहाँ पर तो हम रोज देखते हैं स्पीचेज आ रही होती हैं टीवी के ऊपर, तो ठीक ठाक लग रहे होते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आता। चलने फिरने में मुश्किल होगी, लेकिन चलना फिरने वाला मामला तो आदमी व्हील पे चेयर भी आ सकता है, स्ट्रेचर भी आ सकता है। लेकिन खैर वो बहरहाल वो अपनी जगह पर है। लेकिन वो अगर नहीं आए, कोर्ट का फाइनली पेशेंस खत्म हो गया और वो इतने सामने से सारी पब्लिक के सामने आ गए, अब उनको कुछ करना था, तो उन्होंने ये उनको कहा कि भाई ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, आपने आना ही आना है। अब उसके आगे भी वो जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, चीजें करेंगे, लेकिन ये सब गलत है। देखिए, अगर आप एक मुल्क में एक निज़ाम चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इमरान खान की खूबी यही थी कि वो ये चाहते थे कि इस मुल्क का निज़ाम चेंज करें, इसी वजह से लोग उनको पसंद करते थे, तो उसको खुद फॉलो करें, यू शुड फॉलो योर ओन एग्जाम्पल। तो अब ये चीज अनफॉर्चुनेटली हो गई है, अब वो मुश्किल में आ गए, क्योंकि अब कोर्ट ने बुला लिया। अब अगर वो नहीं पहुंचते, नहीं आते, तो यकीनन उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ गया इंजंक्शन का, तो उनको तो यकीनन अरेस्ट कर लिया जाएगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इस वक्त तक की अपडेट ये है कि इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, या एक तरह से पेश नहीं होंगे, अदालत के सामने नहीं जाएंगे, अपनी हिफाजत जमानत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले रहे हैं। समाअत अलबत्ता इस वक्त चल रही है। आते हैं जी अपने पैनल की तरफ। राजा यासिर हुमायूं साहब, सवाल यही मैं आपके सामने लेके आऊंगी। आपने मेरा इंट्रो भी सुन लिया, आपने जस्टिस शाइक साहब की गुफ्तगू भी सुन ली।
जस्टिस शाइक भी कह रहे थे कि आपकी तो खूबी यही थी कि आप लोग ये स्लोगन दिया करते थे, आप ये बात करते थे कि मुल्क में ताकतवर के लिए अलग कानून, कमजोर के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। राजा यासिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। लेकिन उससे पहले जरा आपकी इजाजत से मैं सुनवाना चाहूंगी कि इमरान खान साहब इसी दो नहीं एक पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहते रहे हैं, उनका बयानिया क्या था, जरा पहले वो सुन लीजिए। इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं। नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, कोई कानून के ऊपर नहीं। आपके ऊपर खास जिम्मेदारी है इस मुल्क में इंसाफ कायम करने के लिए, आप सब ने मेरे साथ खड़े होना। वो कौन सी एक चीज है जो मुल्क को जिस दलदल में हम धंसते जा रहे हैं इससे निकालेगा, वो है रूल ऑफ लॉ। किसी मुल्क को खुशहाल नहीं होते देखा जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं अब आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक तरीका है निकलने का, और वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि एक मुल्क के अंदर जो इंसाफ का निजाम है उसके ऊपर लोगों को इत्मीनान हो। उस मुल्क में कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून हो। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमजोर है उसको इंसाफ नहीं मिलता। जिस कौम में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। ये है बयानिए के इमरान खान साहब, और हकीकत के इमरान खान साहब क्या है, कौल और फेल के इमरान खान साहब क्या है। राजा यासिर हुमायूं साहब। जी बिल्कुल। देखिए, आपने क्योंकि जो बात कर रही हैं और जो उस्मानी साहब ने बात की है कि खान साहब भी एडवोकेट रहे हैं, मैं भी यही चाहता हूं, कोई भी मुहज़्ज़ब पाकिस्तानी यही चाहता है कि रूल ऑफ लॉ हो। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है? आप जब रूल्स के तहत तब खेलना शुरू करते हैं जब रूल्स सबके लिए बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सर आप अदालतों को भी किसी रूल ऑफ गेम्स के तहत खिलाना चाह रहे हैं? जी मेरी आप सुन लेना जी, आपकी मैंने सुन लिया, लॉजिक सुन ले मेरा। जी फरमाइए। आप मोटरवे पे ट्रेवल कर रहे हो ना, तो आपको पता होता है कि जो चालान होगा वो सरकारी खाते में जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप बड़ी खुशी से वो 500 या 1000 या जितना भी चालान हो आप लोग पे कर देते हैं। दे डोंट वांट टू प्ले फाउल। उसके बरक्स अगर रेगुलर शहर में जिस तरह का निजाम चल रहा है, लोग गलत चालान कर देते हैं, लोग पैसे देने की कोशिश करते हैं क्योंकि सब लोग रूल्स को कोई फॉलो नहीं कर रहा होता। इसी तरह आपका अदालती सिस्टम क्योंकि ठीक नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर को, सबका प्राइम मिनिस्टर को जो बड़े फेवरेट हैं आप सबके, उनको रिलीफ मिली, वो जेल में कैद थे, वो बाहर चले गए। आज तक कभी मुल्क में ऐसे हुआ नहीं हुआ ना, तो इस तरह की रिलीफ आम कैदी के लिए तो नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी इस मुल्क में रूल्स के तहत नहीं खेल रहा, इंक्लूडिंग हमारा जस्टिस सिस्टम। तो जस्टिस सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट उस्मानी साहब को। तो जब प्रॉब्लम है सर, आज अदालत ने आपको बुला लिया तो आपको जस्टिस सिस्टम में भी फॉल्ट नजर आना शुरू हो गया। यही अदालत जब आपको जमानत देती है, जस्टिस सिस्टम में फॉल्ट है ही, उसी को तो सर ठीक करने जस्टिस की सिस्टम जरूरत में है। क्या फॉल्ट है? जस्टिस सिस्टम सिर्फ आपको बुला रहा है सर, हर आम पाकिस्तानी सर खुदा ना खास्ता आपके इख्तियार साहब के ऊपर या आजिज साहब के ऊपर या मेरे ऊपर भी कोई केस हो, अगर जमानत करवाने जानी हो तो हमें खुद जाना पड़ेगा सर। इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं है ना? पहला तो इशू ये है ना कि आप टेररिस्ट हैं, आप पे कल एंटी टेररिज्म कोर्ट में केस हो जाए तो डू यू थिंक कि आप टेररिस्ट बन जाएंगी? सर आप जाके डिफेंड करें ना, सर जाके डिफेंड करें ना, अपना मौके जाके डिफेंड करें। ही गलत है, बनाने वाले ही गलत है, उनकी नियत ही खराब है, तो आप उनके साथ कैसे रूल्स? सर आप अदालत के सामने जाके आप सरेंडर तो करें ना, आप अदालत के सामने जाके अपना मौके बयान कर सकते हैं। अदालत आपको बुला रही है कि आप आ जाएं, आपने हिफाजती जमानत लेनी है सर, जो कि आपके नजदीक जायज है, राइट? इस पे तो कोई दो राय नहीं है ना। हिफाजती जमानत के लिए भी अदालत नहीं जा रहे हैं आप सर, क्यों? देखें, ये तो आपको अदालत ने फैसला करना है कि वो करेंगे, जबरदस्ती बुलाएंगे, गिरफ्तारी देंगे, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है खान साहब ने बंदूक तो नहीं उठा ली, गिरफ्तारी दे देंगे। जब पुलिस अरेस्ट करके लेने आएगी तो हमने कोई किसी ने बंदूक तो उठाई भी नहीं है, कर ले अरेस्ट। नहीं, अदालत गिरफ्तारी का नहीं कह रही, अदालत तो यहां तक रिलैक्सेशन दे रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि हम अपने गार्ड्स भेज देते हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक खान साहब अपनी दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट से वापस ले रहे हैं, सिर्फ अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि अदालत के सामने पेश होने में मसला क्या है? देखिए, पहली बात आपको ये समझनी जरूरी कि जो लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं सिस्टम में रहते हुए, तो आपने तमाम अवेल करनी है ना। एंड में अदालत नहीं मानेगी तो या मजबूरन जाएंगे या अदालत अरेस्ट करके मंगवा लेगी।
اگر اس وقت تک آپ ریزسٹ کریں تو پھر تو آپ کہہ سکتی ہیں جی آپ قانون فالو نہیں کر رہے. ادروائز تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے تمام جو آپشنز ہیں وہ کیوں نہیں خان صاحب استعمال کر سکتے جو کلا ان کو آپشن اچھا لیگل آپشنز یوز کر رہے ہیں. اختیار ولی خان صاحب، عمران خان صاحب عدالتوں سے بھاگ نہیں رہے. جس طرح کا آج سارا بیانیہ آپ بنا رہے تھے، ان کے کال آف فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے. وہ صرف اپنے لیگل آپشنز یوز کر رہے ہیں، جو راجہ یاسر صاحب کی بالکل ایک کم از کم ریزنیبل بات لگتی ہے کہ ان کا لیگل آپشن ہے نا کہ وہ انکار کر دیں عدالت کے سامنے آنے سے، یا ان کے وکیل کوئی بھی عذر پیش کر دیں. آپ کے نواز شریف صاحب جس طرح سے راجہ یاسر صاحب نے کہا بھی، وہ بھی تو بیمار ہوئے تھے نا، وہ بھی تو عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے تھے. دیکھیں غریدہ، میں خوش ہوتا کہ راجہ صاحب بات کرتے اپنے لیڈر کی اور اس کو ڈیفینڈ کرتے. جو اس سے پہلے آپ نے کلپ چلایا کہ دو نہیں ایک پاکستان، ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس کو ختم کرنے والا عمران خان جو نعرے لگا کر آیا تھا، تو آج اس کو پیش ہونا تھا. اب آپ کی ہسٹری اتنی پرانی ہے. نواز شریف کا کیس تو بعد میں آیا ہے. راج صاحب پہلے یہ بتائیے کہ یہ موصوف آپ کے جو لیڈر ہیں، یہ الیکشن کمیشن سے 7 سال کس معاملے میں، کس چکر میں یہ مفرور رہے ہیں؟ آپ کا لیڈر تو کسی عدالت کو نہیں مانتا، کسی کورٹ کو نہیں مانتا. وہ تو کہتا ہے کہ مجھے گھر بیٹھے وزیر اعظم بنا دو، مجھے گھر بیٹھے عدالت یہاں پہ لے آؤ، میرا من پسند فیصلہ مجھے سنا دو تو میں سسٹم کو مانتا ہوں. پھر الیکشن کمیشن بھی ٹھیک ہے، پھر عدلیہ بھی ٹھیک ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہے، پھر فوج بھی ٹھیک ہے، پھر پورا پاکستان ٹھیک ہے. دیکھیں جی، جو بنی گالا کا محل جس طریقے سے ریگولرائز کیا تھا، اس دن آپ نے ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس کا گلا گھونٹ دیا تھا. اور یہ جو لیوریجز آپ کو ملی ہوئی ہے نا گھر بیٹھے، کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے بائیو میٹرک کے بغیر آپ کی جتنی سپیڈی مطلب آپ کے درخواستیں آ جاتی ہیں، ایکسپٹ ہو جاتی ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کے لیے نہیں ہوا. یہ صرف آپ ہی کو حاصل ہے. اور آپ نے غریبہ بات کی نا کہ لاڈلا، عمران خان ابھی تک کہیں نہ کہیں سے لاڈلا ہے. اگر وہ لاڈلا نہ ہوتا تو آج وہ میری طرح آپ کی طرح عدالت میں کھڑے ہو کر اس طرح کس کے لاڈلے ہیں؟ کس کے لاڈلے ہیں؟ کھل کے بات کریں نا، آپ لوگ بھی تو ہمت کریں نا، کھل کے بات کریں. کس کے لاڈلے ہیں؟ فی الحال تو لگ رہا ہے کہ وہ عدلیہ کے لاڈلے ہیں، ان کو بڑی ریلیکسیشن مل رہی ہے. ادروائز اس کو ابھی تک گرفتار کیا جا یہ ریلیکسیشن کیا آپ لوگوں کو نہیں ملی؟ کہ آپ لوگوں کے کیسز عدالتوں سے ختم نہیں ہوئے؟ کیا نواز شریف کو عدالت سے ریلیف نہیں ملا تھا ان کی بیماری کے حوالے سے مسلسل؟ کیا یہ ریلیف آپ لوگوں کو نہیں ملا؟ اس وقت آپ کے بارے میں شکوہ تھا سیاسی طور پہ لاڈلا ہونے کا پاکستان تحریک انصاف کو. اگر آپ بھول رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یاد دلا دیتا ہوں کہ نواز شریف کے لیے میڈیکل بورڈ بٹھایا گیا تھا اور اس میں شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا، انہوں نے ٹیسٹ کیے تھے، ان کی ریکمنڈیشنز آئی تھی. ان کی ہیلتھ منسٹر سر جو بھی سٹوری تھی آپ کو ریلیف ملا نا؟ الٹیمیٹلی عدالت سے آپ کو ریلیف ملا نا؟ آپ کی اس وقت کی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک شیورٹی بانڈ لکھ کر دیا نا 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ. ابھی بھی آپ کو گورنمنٹ میں آنے کے بعد عدالتوں سے ریلیف تو مل رہا ہے نا، جس کو پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ NRO کہتی ہے. مجھے بولنے نہیں دے، سوال کے بعد آپ کو مجھے بولنے کا موقع دینا چاہیے. جی فرمائیے. آپ مجھے بولنے دیں. جی فرمائیے. میں آپ بولتا ہوں نا. دیکھیں، ہم نے نواز شریف کو کوئی اس طرح اٹھا کے ہم نے اغوا تو نہیں کیا کہ ہم لے کے گئے ہیں. ان کے باقاعدہ بورڈ نے منظوری دی تھی. ان کے ہیلتھ کا پرابلم ہے، وہ آئیں گے. کیا نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ مریم نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کے آئے اور انہوں نے گرفتاری دی؟ کیا سر گزشتہ 2.5 سال کا ٹریک ریکارڈ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، پچھلے 2.5 سال کا ٹریک ریکارڈ کچھ اور کہہ رہا ہے. اچھا جلدی بات کمپلیٹ کر لیں، then I have to go to Senator صاحب as well. تو آپ اتنا اگر انٹرپٹ کریں گی میں اپنا موقف کس طرح دوں گا؟ اچھا چلیں جی سر 5 منٹ سے آپ سے بات ہو رہی ہے. سر 5 منٹ سے آپ سے بات ہو رہی ہے. میں تو یہاں پہ مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور اگر آپ مجھے ان کا موقف پیش کرنے نہیں دیں گی تو میں اپنی بات کیسے کروں گا؟ آپ نے مجھے ایک سیگمنٹ میں 3 بار ٹوکا ہے. اب مجھے بتائیے مجھے بات کرنی ہے یا میں چپ کر کے آپ کو چھوڑ دوں؟ فرمائیے. میں صرف گزارش کر رہی ہوں، 5 منٹ سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. سینٹر عاجز صاحب کی طرف بھی جانا، لیکن فرمائیے آپ سر. سینٹر عاجز پہ اپنا ٹائم آپ کو دینے پہ راضی ہے. میری گزارش یہ ہے غریدہ کہ ہم ان تمام قوانین سے اور اس عمل سے گزرے ہیں جو قانون کہتا ہے. ہم نے وہاں پہ سر نیچے جھکا کے ہم نے تسلیم کیا ہے. عمران خان نے آج تک کوئی ایک قانون اپنے اوپر تسلیم کیا ہو تو بتائیں مجھے. کوئی یہ راج صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک قانون بتا دے جو انہوں نے تسلیم کیا ہو. توشہ خانہ میں، فارن فنڈنگ میں، ٹیرین کیس میں،
ये आज के केस में अच्छा आपको राहदारी की जमानत चाहिए, लेकिन अगर अदालत कहे कि आप खुद पेश हों तो आप नहीं आते हैं। जेबा चौधरी केस में आपने अदालत को और अदालती निजाम को रोकने की कोशिश की, आपने अदालत पर असरअंदाज होने की, लाहौर के सेशन जज केस में आपने उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। तो वो जो कुछ था जो इमरान कहता था कि हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, दो नहीं एक पाकिस्तान, वो सिर्फ बयानिया था, बेकोसला था, लोगों को फरेब देना था और लोगों को एक खूबसूरत पिक्चर दिखाकर एक होलनाक और खौफनाक सूरत हाल में राइट सर। इन सवालों के जवाब इस चार्जशीट का जवाब राजा यासिर साहब देंगे। सेंटर आजिज साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, लाइव प्रोग्राम भी है, मैं नहीं चाहती कि आपका जवाब इंटरप्ट हो। सेंटर आजिज साहब, बड़ी आजिजी के साथ आपसे दरखास्त है कि एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सेंटर आजिज धामरा साहब से उनका मुकम्मल जवाब लेते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सेंटर आजिज धामरा साहब, एक तो इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे क्योंकि उनके पास एक लीगल ऑप्शन मौजूद है, लीगल लकूनास मौजूद है, राजा यासिर साहब का ही कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे मैं कहाँ से शुरू करूं तबसरा। आपने इंट्रो एक तो ऐसा दे दिया और दूसरी बात आपने जो क्लिप चलाए हैं, तो आज इमरान खान वर्सेस इमरान खान है। मेरे ख्याल में आप अपोजिशन पार्टियों को कॉल ना करें, इमरान खान के माजी के जितने भी बयान के क्लिप चलाएं और आज पीटीआई को बिठाएं अपने सिर्फ प्रोग्राम में और उनसे जवाबात ले। आपके प्रोग्राम का टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा और कौम को पता है कि आज किस तरह झूठ बोला जा रहा है। पहली बात तो मैं राजा साहब से जो पूछूंगा कि वो आपके प्रोग्राम में पहली मर्तबा इस बात को पीटीआई ने एक्सेप्ट किया है कि बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, नहीं आ सकते हैं। क्या वाकई राजा साहब इमरान खान इस कंडीशन में हैं कि वो व्हील चेयर पे अदालत में नहीं जा सकते? एक ही शहर में अदालत है ना, पिंडी नहीं बुला रही, इस्लामाबाद नहीं बुला रहा। हमारी कयादत की तरह ऐसे नहीं है कि जो है वो कयादत सिंध में और केसेस चल रहे हैं पिंडी या इस्लामाबाद में। तो आप अपने जमीर के मुताबिक आज गरीदा के इस प्रोग्राम में ये इंश्योर कराएं कौम को कि एक तो वो बुजुर्ग हैं और दूसरी बात तो वो इतने अलील हैं कि वो अदालत में पेश नहीं हो पा रहे। इसलिए भाईजान पूरी कौम को पता है कि टांग पे प्लास्टर नहीं है, प्लास्टर में टांग है, कभी एक कभी दूसरी। ये पूरी कौम को पता है। हम कहते थे तो आप कह रहे हैं कि जी झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आज मेरी गुफ्तगू के बाद राजा साहब बताएंगे कौम को कि जी वाकई रियली मैं जमीन के मुताबिक कहता हूँ कि इमरान खान इतने अलील हैं कि वो व्हील चेयर पे भी नहीं बैठ सकते, वो कुर्सी भी यूज नहीं कर सकते हैं और वो अदालत नहीं जा सकते। और क्या वाकई इमरान खान इतने बुजुर्ग हैं कि वो अदालत में नहीं जा सकते? तो मेरे ख्याल में आज पीटीआई ये एक्सपोज हो रही है अदालत के फैसले से और मेरे ख्याल में पीटीआई के अंदर अब ये बहस मुबाहिसा चल रहा है कि किसी भी तरह किसी भी सूरत में इमरान खान को गिरफ्तार होना है, एक दिन या 2 दिन के लिए लाडले को गिरफ्तार होना है और जो बची कुची साख है लोगों को बाहर निकालने के लिए अब जो ये परेशान है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब खान साहब को गिरफ्तार होना है। मगर एक बात गरीदा वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये बुलावा जो हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रहा, वो किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर की जानिब से नहीं हो रहा है, वो सरकारी सतह पे नहीं हो रहा है, वो अदालती हुक्म के मुताबिक हो रहा है, जिसमें रिसेंटली कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें आपने लाहौर के मिठाई की दुकान पे मिठाइयां खत्म कर दी, वहां पे लड्डू खा खा के आपने खत्म कर दिए हैं, दुकानें खाली पड़ जाती हैं कि अदालती जो फैसले आपकी हिमायत में आ रहे हैं। तो आज कौम देख रही है कि किस तरह झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और किस तरह फ्रेब से काम लिया जा रहा है। एक मिनट में आपको इंटरप्ट करूंगी, एक मिनट में आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार तो होना ही है। जब इमरान खान हुकूमत में थे उनकी तरफ से कोई ऐसी बात ऑपोजिशन की गिरफ्तारियों के बारे में आती थी तो आप कहते थे कि जी नैब न्याजी गठजोड़ है, बड़ा मशहूर आपका स्लोगन होता था। तो आज आप लोग कैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार होना है और खान साहब ने कह दिया कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, वो कहते हैं मुझे गिरफ्तार करना है, लोगों को गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी तो मैं भी। अच्छा, लेकिन खान साहब को खदशा तो यही है ना जिसका वो बार बार इजहार करते हैं कि आप लोग उनको सियासी इंतकाम में गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, सियासी इंतकाम में नाअहल करवाना चाहते हैं। सेनेटर साहब, गरीदा मैंने ये कहा ही नहीं कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। मैंने कब कहा ऐसा? मैंने कहा कि इनकी पार्टी ने
अब ये पूरी कोशिश की है कि अदालती अहकामात को न मानते हुए, और आज का बुलावा मैंने तो कहा है कि क्या किसी प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है, क्या वफाकी काबीना ने कॉल की सर है? खान साहब तो कई दफा कह चुके हैं ना कि नून लीग पीपल्स पार्टी गिरफ्तार करवाना चाहती है, मुझे नाअहल करवाना चाहती है सियासी इंतकाम में। अच्छा, बुला कौन रहा है? बुला कौन रहा है? बुलावा किसकी जानिब से हो रहा है? अदालतों की हमारी तरफ से। लीडरशिप को इस तरह बहाने नहीं करती थी ना कि हम अच्छा, अदालत में नहीं ठीक है, जाएंगे। ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि लीडरशिप हमारी सिंध के थी, केसेस सिंध के थे, मगर पेशियां वो भुगतते थे इस्लामाबाद में, पिटी में। सिटिंग चीफ मिनिस्टर सिंध हर पेशी पे खड़ा हो जाता है ना। तो अच्छा। मेरे कहने का मतलब अच्छा। सिर्फ ये है कि हम अदालती अहकामात को मानते हुए भी गिरफ्तार हो जाते थे। ठीक है। और ये नैब कॉल नहीं कर रहा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉल नहीं कर रहा, ये लाहौर हाई कोर्ट कॉल कर रही है। ठीक है। जिनके फैसलों के ऊपर आप भंगड़े डालते हैं और लाहौर की मिठाई की दुकानें खत्म हो जाती है मिठाई की दुकानों से। तो ये बुलावा अदालत की जानिब से है। राइट। अगर गिरफ्तारी होगी तो अदालत की जानिब से होगी। राइट। और इनकी कोशिश है कि 2 दिन की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ज्यादा तो ये रो पड़ते हैं, फिर ज्यादा तो ये गिरफ्तारी की कैपेसिटी है नहीं इसमें, इसके ना मेरे कहने का मकसद इसका जवाब राजा यासिर साहब देंगे। राजा साहब इसका जवाब दीजिएगा। गवर्नमेंट की तरफ से गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है राजा साहब, ठीक है, इन बातों का जवाब दीजिएगा नून लीग पीपल्स पार्टी की। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल, छोटा सा सवाल है, क्या इमरान खान साहब बुजुर्ग हैं? राजा यासिर साहब देखें, पहली तो जो ये मजाक उड़ा रहे हैं ना कि उनकी जो तकलीफ है वो है नहीं। जब से उनको गोली लगी है तब से मैं सुन रहा हूँ, इतना जबरदस्त आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि मुझे खुद शक हो गया कि पता नहीं लगी भी है या नहीं। और फिर मैंने अपनी तहकीकात की, जो उस पे मौजूद थे कंटेनर पे लोग, अहमद चट्ठा मेरे दोस्त हैं, चिसौनियन है, बचपन के जानने वाले, उन सबसे मैंने पूछा। तो उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि वाकई लगी। और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने एक्सरे चेक किया खान साहब का, क्योंकि मेरे मोबाइल फोन में था। उनके एक अजीज हैं जो मेरे क्लास फेलो हैं इनके पास, और उसमें उनकी जो हड्डी है वो बुरी तरह फ्रैक्चर हुई है, जुड़ नहीं रही है वो। और मैंने पूछा कि कितना अरसा हो गया क्यों नहीं जुड़ रही, तो ही टोल्ड मी कि क्योंकि ये एज फैक्टर आ गया है, क्योंकि अगर ये आपको 30 साल या 40 साल की उम्र में लगे तो जुड़ जाती है। और वो आपके मांस को जाके जो शदीद किस्म की उससे पेन होती है। अच्छा। तो ये एक्चुअली फैक्ट्स हैं जो मुझे पता है। अच्छा। और मैंने इसलिए नहीं दिए थे कि आज प्रोग्राम में मुझे बात करनी पड़ेगी। सर आपके फैक्ट्स यकीनन दुरुस्त होंगे, आपके फैक्ट्स यकीनन दुरुस्त होंगे, लेकिन जब ये वाकया हुआ 5 नवंबर का, सर एक गुजारिश सुन लेना। सेंट राजेश एक मिनट आती हूँ आपके पास, एक मिनट सेंट राजेश आती हूँ आपके पास, एक मिनट। राजा यासिर से मुझे एक सवाल करने थे ना। जी बोले। गरीदा, मेरा ये सवाल ही नहीं है कि उनको चोट लगी है या नहीं लगी है। मैं दुआगो हूँ, आए हम सब मिलकर दुआ करें किसी भी इंसान के लिए, वो चाहे इमरान खान हो, कि उन्हें सेहत हो। मैं तो राजा साहब से ये पूछ रहा हूँ कि आप अपने जमीर के मुताबिक कहें कि आज इसी वक्त 8 बजे तक क्या इमरान खान साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो व्हील चेयर पे बैठ के अदालत में पेश हो जाए? मेरा सवाल ठीक है, ये सवाल का जवाब भी लेते हैं। और अभी तो समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी है लाहौर हाई कोर्ट ने। लेकिन राजा यासिर साहब, उस वक्त जब आपके साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान बैठे हुए थे इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये गोली के जो हॉल हैं या गोली के जो चंद हिस्से हैं वो लगे हैं, स्प्रिंटर्स या जो भी वो होते हैं मामला। गोली लगने का डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खुद बात नहीं की। अब आप जवाब दीजिए। और मेरा सवाल वहीं पे स्टैंड करता है, क्या इमरान खान साहिब बुजुर्ग हैं? राजा यासिर साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि गोली जो है वो उनकी हड्डी पे इस तरह लगी है जिससे वो उसको क्रैक जो पड़ा, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, पर मैंने एक्सरे में नजर आ रही थी, तो स्किन में जाके चुभती है और वो अचानक बड़ी पेनफुल उसकी फीलिंग होती है और बैठे बैठे हो जाती है। राइट, तो वो बड़ी बर्दाश्त कर रहे हैं बैठ के, और ये फैक्ट्स हैं। ये आपने पूछा, मैंने बता दिया। दूसरी बात आपने ये पूछी, देखिए कोई भी जो सिटीजन 70 साल का होता है ना दुनिया में, उसको सीनियर सिटीजन ही कहा जाता है। ठीक है, तो अगर उन्होंने लिख दिया है तो वो यानी कि यार आप तस्लीम कर रहे हैं इमरान खान बुजुर्ग हैं। देखें, इख्तियार अली साहब आपके लिए ताली बजा रहे हैं, सेंट राजेश साहब खुश हो रहे हैं आपकी बात की तारीफ कर रहे हैं। इसमें क्या अभी बुजुर्ग, क्या मियां नवाज शरीफ साहब बुजुर्ग नहीं है? देखिए उनके बेटे मेरे क्लास स्कूल में पढ़ते थे मेरे साथ, तो मेरे लिए तो वो भी बुजुर्ग। हमने तो कभी नहीं कहा, ये नहीं कहा, बच्चे तो नहीं है, ये नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है तो वो कोई टॉम क्रूज है। ये तो अक्सर आपसे हम सुनते रहते हैं कि आपके जो लीडर है, पता नहीं वो
टॉम क्रूज हैं या वो नहीं यार, हैरिसन तो- फोर्ड हैं या वो जेम्स बॉन्ड दिल तो है या वो देखिए, इस हॉलीवुड तरह की- स्टार है या इस वो तरह की बॉलीवुड फजूल गुफ्तगू स्टार करनी है तो मैं भी बता अक्सर देता आप हूँ कहते होते मियां हैं ना नवाज कि शरीफ का भी बड़ा दिल था कि वो कुछ स्टाइल हीरो बनने की देखो, कोशिश उनका कर लेते हैं, स्माइल लेकिन देखो, उनकी मेरा ख्याल है उनकी कमीज की personality बोरियां या, देखो, health इस ये तरह तो की हम उस नहीं पे थी। कह रहे नहीं, हैं लेकिन वैसे इख्तियार साहब आज लॉयर्स ने कहा है अदालत में खान साहब के कि खान साहब वैसे सुपर फिट हैं, वर्जिश वगैरह करते हैं, लेकिन हैं वो बुजुर्ग। ये राजा यासिर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, आज वकला ने भी यही बात की है, राइट राजा यासिर साहब? अच्छा नहीं देखिए, जिस तरह की ये बेकार गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो मियां नवाज शरीफ को जो हीरो बनने का शौक था वो तो अनफॉर्चुनेटली उनकी शख्सियत ही नहीं थी, नहीं तो बन जाते। जिस तरह वो गाने सुनते थे बैठ के मस्त होके, तो दफा करे, मैं इस तरह की बकवास करना नहीं चाहता जो ये कर रहे हैं मेरे लिए। नहीं, गाने सुनना ये गाने आप देना गलत चाह रहा बात हूँ। करें, गाने सुनना तो मैं कोई गलत और बात बात तो आप हुई कर ना, रहे हैं। ये तो आप हैरिसन कुछ फोर्ड हैं कहीं या और आप बात लेके तो जा थे, रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी थी ना, मियां साहब की नहीं है तो मैं क्या करूं फिर? या जरदारी साहब अगर नहीं है तो बहुत दूर हो गई, तो उसका मेरा कसूर तो नहीं है। कर रहे हैं आप। लेकिन राजा यासिर साहब ने भी मान लिया कि उनके लीडर बुजुर्ग हैं, जबकि वो नौजवानों की बात करते हैं, नौजवानों के अलम बरदार हैं। लेकिन तो बुजुर्ग जो है वो अपने घर में नौजवानों की बात नहीं करते। आप पता नहीं किस टेंजेंट पे बात लेके जा रहे हैं। ठीक है, चले ऑन द लाइटर नोट सर, ऑन द लाइटर नोट सर, ऑन द लाइटर नोट। मैं तो अपने आप को बुजुर्ग समझता हूँ, क्योंकि तो मेरी तो अपने बच्चे जो है वो 18 साल से बड़े हो गए हैं, तो मैं आई कंसिडर माई सेल्फ एन एल्डर नाउ। मैं ये तो नहीं कह सकता मैं बच्चा हूँ, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि चले कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नवंबर को ये वाकया होता है, खान साहब को गोलियां या गोलियों के खौल या उनके पुर्जे लगते हैं, और 26 नवंबर को 26 था गालिबन खान साहब जलसे में पेश हो जाते हैं। बावजूद उसके कि उस वक्त उनकी हालत वाकई बहुत खराब थी। तो जलसे में जा सकते हैं, अदालत नहीं जा सकते राजा यासिर साहब? देखिए उस वक्त ना जब वो जलसे में गए थे तभी उनको मना भी किया गया था, और उसी की वजह से उनकी ये जो हड्डी है वो ज्यादा डैमेज हो गई है। क्योंकि जब वो जलसे में गए थे तो तब बड़ा मना किया था डॉक्टर्स ने कि अभी ये वक्त नहीं है आपके निकलने का, और इसी वजह से अब वो मुकम्मल रेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो अगर वो कोई उसका रिपेयर होने का चांस है तो वो हो जाए, ताकि वो तो घर बैठ के खुश रहने वाले आदमी नहीं है, वो अभी जलसों में जाना। स्ट्रेचर पर तो जा सकते हैं ना, स्ट्रेचर पर तो जा सकते हैं, एम्बुलेंस पर तो जा सकते हैं। एक बंदा है उसको नहीं, अगर मजबूरी हुई और अदालत ने कहा कि जाना ही जाना है, देयर इज नो वे आउट, तो शायद चले भी जाएं, फिर शायद आपका दिल खुश हो जाएगा स्ट्रेचर पे देख के खान साहब को या व्हीलचेयर पे। हम तो नहीं चाहते कि जाएं वो व्हीलचेयर पे बैठ। राइट, ब्रेक का वक्त तो नहीं हुआ प्रोड्यूसर साहब? ओके चलो ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इमरान खान साहब के हवाले से काफी गुफ्तगू हो गई, जरा नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कटहरे में खड़ा करेंगे, जो आज मिनी बजट आया है, और पेट्रोल प्राइसेस में जो इजाफा होगा और बाकी चीजों में जो मिडिल क्लास पे गरीब तबके पे बोझ पड़ेगा। जरा नून लीग पीपल्स पार्टी को कटहरे में खड़ा करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजुर्बाकार हुकूमत की परफॉर्मेंस का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। एक तो आज मिनी बजट आ गया है जहां पे 170 अरब के नए टैक्सेस लगे हैं। किस पे लगे हैं ये टैक्सेस? आप पे, मुझ पे, गरीब क्लास पे, मिडिल क्लास पे। जीएसटी में 15% से 18% इजाफा कर दिया गया, यानी कि रोजमर्रा की चीजें, साबुन, टूथपेस्ट, ग्रोसरी, आपके महीने का खर्चा वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें भी होश रुबा अंदाज में बढ़ने जा रही है। सिर्फ पेट्रोल की एक प्राइस, सिर्फ एक कमोडिटी पेट्रोल का एक कंपैरिजन आपको देते हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो आई थी अगस्त 2018 में, तो उस वक्त पेट्रोल की प्राइस 95-96 के करीब थी। जब खान साहब की हुकूमत गई है अप्रैल 2022 में, तो उस वक्त कीमत 150 थी, यानी कि इमरान खान साहब ने अपने 3.5 पौने 4 साल के दौर में 55 रुपए का इजाफा किया पेट्रोल का, 3.5 पौने 4 साल के दौरान। जबकि नून लीग पीपल्स पार्टी की तजुर्बाकार हुकूमत में सिर्फ 8 से 9 महीनों में 100 रुपए का पेट्रोल कीमतों में इजाफा हो गया है। पीटीएम की हुकूमत जब आई थी तो 151 पे था पेट्रोल की प्राइस। उसके बाद अप्रैल 2022 से आज तक पेट्रोल प्राइसेस में पीडीएम की हुकूमत, नून लीग पीपल्स पार्टी 8 दफा इजाफा कर चुकी है, और मजमूई तौर पे शहबाज शरीफ की हुकूमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। 30 रुपए का इजाफा हुआ जी मई 2022 में, फिर उसके बाद जून 2022 में फिर 30 रुपए का इजाफा हुआ, फिर जून 2022 में 24 रुपए का इजाफा हुआ, फिर जुलाई 2022 में 15 रुपए का इजाफा हुआ, सितंबर 2022 में तकरीबन 3 रुपए का इजाफा हुआ, सितंबर के ही महीने में दोबारा 2 रुपए का इजाफा किया गया, अक्टूबर 2022 में 13 रुपए की
कमी की गई। ये वो टाइम है जब इसहाक डार आए थे, सिर्फ यही एक कमी का टाइम था। उसके बाद दिसंबर 2022 में मजीद कमी की गई इसहाक डार जब वापस आए थे, ताकि अपनी सियासत को थोड़ा सा सपोर्ट दिया जा सके। जुलाई में भी थोड़ा जरा कमी हुई थी, लेकिन नए साल 2023 के पहले माह जनवरी के आखिर में अवाम को 35 रुपए का टीका लगाया गया, झटका लगाया गया, और इसके साथ पेट्रोल की प्राइस इस वक्त तकरीबन 250 रुपए तक पहुंच गई है। इमरान खान ने अपने 3.5 पौने 4 साल में सिर्फ 55 रुपए का इजाफा किया। नून लीग पीपल्स पार्टी ने 8-9 महीनों के अंदर 100 रुपए का इजाफा कर दिया सिर्फ पेट्रोल की प्राइस में। जवाब दीजिए इख्तियार वली खान साहब। देखिए गरीदा, मैं जरा पिछले सेगमेंट पे एक कमेंट करूंगा, फिर इस तरफ आऊंगा जी जरूर कि इमरान खान अगर बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन जिस तरह उन्होंने भाई ने बात की ना कि उन्होंने प्लस्तर में अपनी टांग घुसाई हुई है, मैं अब भी कहता हूँ इमरान खान का सारा बयानिया जो है वो झूठ पर मबनी है। मैं अपना इस्तीफा आपके हाथ में रखता हूँ, आप राय साहब को दे देना, इमरान खान का मेडिकल बोर्ड करा लें। मुझे पता है, मुझे इस बात का मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है, और जिस तरह वो सियासत के लिए बाकी चीजों को और नारों को इस्तेमाल करते थे, इसी तरह ये प्लास्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं। लाएं डी चौक में खड़े होकर ये प्लास्टर खोले, इस पे जख्म का भी निशान नहीं है। किसी आर्थोपेडिक को आप कह रहे हैं कि प्लास्टर के साथ खेल रहे हैं, प्लास्टर के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह साइफर के साथ खेला उसी तरह वो प्लास्टर के साथ खेल रहे हैं। वरना आप किसी आर्थोपेडिक सर्जन को अपने शो में बुलाएं और उनसे पूछें कि अगर वो राजा यासिर साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने एक्सरे देखा है और हड्डी कई जगह से टूटी हुई है, और चूंकि वो बुजुर्ग हैं तो उसके बाद इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है उनकी हीलिंग में। इन्होंने किसी का एक्सरे देखा है, इन्होंने इमरान खान की टांग नहीं देखी है। मैं ये कह रहा हूं कि आप उनका प्लास्टर खोलें, वहां पे अगर जख्म भी मिला आपको, मेरा इस्तीफा इनके हाथ में होगा, मैं नून लीग की तर्जुमानी छोड़ दूंगा। ये मेरी शर्त लग गई है इनके साथ। ये सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर के साथ ये खेल रहे हैं। एक राजा यासिर, ये शर्त आपको कबूल है? जरा क्विकली जवाब दे दें, फिर मैंने जरा पोस्टमार्टम करवाना है परफॉर्मेंस का। चैलेंज कर रहे हैं, आपको शर्त भी दे रहे हैं राजा यासिर साहब। चैलेंज कर रहा हूं, राजा यासिर साहब, और डी चौक में पिम्स हॉस्पिटल में खोले, यहाँ पे अगर जख्म का निशान भी हुआ तो जो जुर्म ये मेरे लिए ये रखते हैं सजा में, राइट राजा यासिर साहब। अब दूसरी बात, एक मिनट इख्तियार साहब, एक मिनट जी राजा यासिर साहब। जो इंटरनल फ्रैक्चर होता है ना, उसमें जख्म आपके जिस्म के बाहर नहीं होता, वो हड्डी जो है वो एक्सरे से ही नजर आ सकती है। एक्सरे जब भी मेडिकल बोर्ड अगर होगा आप करवा सकती हैं तो करवा लें। अगर इनका यही सिर्फ साबित करना है कि खान साहब को जख्म नहीं है, ये है तो कर लें, इससे इनकी खुशी होती है, उससे ये तो नहीं साबित होगा। चलो ठीक है, खान साहब के प्लस्तर में अपनी परफॉर्मेंस ना छुपाएं। इख्तियार साहब, खान साहब के प्लस्तर में अपनी परफॉर्मेंस ना छुपाएं। कोई चीज साबित हुई तो मैं अपनी बात पे खड़ा हूं। खान साहब के प्लस्तर में अपनी परफॉर्मेंस ना छुपाएं। इख्तियार वली खान साहब, परफॉर्मेंस का जवाब दें। मैंने पेट्रोल प्राइसेस आपके सामने रखे। मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन आप लाहौर के मियो अस्पताल चले जाएं या सर, हो गई ना बात, परफॉर्मेंस का जवाब दे दें। हो गई बात, हो गई। पेट्रोल प्राइसेस मैंने आपके सामने रख दी। खोले, एक्सरे करे, वहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, इसके आगे कुछ नहीं है। हो गया जवाब परफॉर्मेंस का। सवाल पे आता हूँ गरीदा, आपका सवाल जो था जी, आपने बोला कि ये 55 रुपए का इजाफा करके गए हैं। मेरा इसके साथ लगा बंदा सवाल ये है कि ये लोग इस नारे पर आए थे कि हम पेट्रोल 40 रुपए में बेचेंगे, हम बिजली का यूनिट नवाज शरीफ 6 रुपए की दे रहा है, हम 2 रुपए में देंगे, ये रोटी ये 2 रुपए में मिलेगी, ये आपको गैस जो है ये आधी से कम कीमत पे मिलेगी, आपको एक आप भी ऑपोजिशन में यही बातें कर रहे थे। आप ये सवाल अप्रैल में हुकूमत में आने से पहले आप भी यही बातें कर रहे थे, तो आपके वादे कहाँ गए, आपके दावे कहाँ गए? हमारा कौन सा दावा, आप बताइए मुझे। सर, आप भी पेट्रोल प्राइसेस पे, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में बढ़ रही थी पेट्रोल प्राइसेस, आप भी शोर मचाया करते थे। बिजली गैस के प्राइसेस पे शोर मचाते थे। इन्फ्लेशन 13% ही आपको ज्यादा लगती थी, आज 45% आपको नहीं लगती ज्यादा। फरवरी 2022 में जो IMF के साथ इन्होंने मुआहदा किया था, उस पे हमने शोर मचाया हुआ था कि ये जो पेट्रोल का रेट इन्होंने तय किया था IMF के साथ, वो 265 रुपए का था।
बिजली का 1 यूनिट 60 रुपए का ये लिख कर गए हैं। सर, ये जवाब तो नहीं। वायदे तो ये करके गए, हम तो इसको भुगत रहे हैं। हम तो मजीद महंगाई को जो ये लोग लिख कर गए हैं, हम चाहते हैं कि मजीद ये आगे बढ़े नहीं, हम रिकवर कर लें। अच्छा। आप 9 महीने में हमसे वो कुछ चाहती हैं कि हम सर 13% से महंगाई आप लोगों ने 45% पे पहुंचा दी। आप कह रहे हैं कि आगे ना बढ़े, हम कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, सेंट राजीव साहब की तरफ मुझे जाने दें। सेंट राजीव साहब, आप लोग भी इसी जुर्म में बराबर के शरीक हैं, हुकूमत के जुर्म में, बैड परफॉर्मेंस के जुर्म में। आप जरा जवाब दीजिए। जी गर्दा, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्निकली आप ये बात कह सकती हैं कि हम इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। उन नालायकों को निकाल के पाकिस्तान को मजीद तबाही से बचाने के जुर्म में हम बिल्कुल शरीक हैं। आपने जितनी भी बातें कही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई भी बढ़ी है, डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है, पेट्रोल की, बिजली, गैस के प्राइसेस भी बढ़े हैं। मगर इशू ये है कि जो लोग ये मुआहिदा करके गए थे, अब जैसा कि आपने कहा कि पेट्रोल जो है वो 55 रुपए करके गए। मैं मानता हूं कि 27 फरवरी को जब लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ था कराची से पिंडी तक, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इसमें, तो इन्होंने अंडर प्रेशर आके इन्होंने कहा था कि जी अब 10 रुपए कम करके हम ये पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, जबकि इन्होंने अमली तौर पर कमिटमेंट की हुई थी कि हम पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ाते जाएंगे। तो ये वो नालायकियां हैं इनकी, वो जिनकी वजह से ये वजीर खजाना को बार बार तब्दील करते थे। इनके अरस्तू ने सर 10 महीने से आप लोग हुकूमत में हैं। 10 महीने 3 मंथ्स शॉर्ट ऑफ अ ईयर। बस कर दें सर, इमरान खान पर डालना बस कर दें। ये देखें, पॉपुलैरिटी का मामला नहीं है, ये ऐसे फैसले हैं जो हमारी पॉपुलैरिटी को डैमेज कर रही हैं। होने दें, ये कसूर तो जरूर भुट्टो ने भी किया था ना, कि पाकिस्तान के जब 71 के बाद जो हालत हुई थी, 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, उन्होंने कौम को खड़ा किया अपनी जान की कीमत अदा करते हुए। तो आज अगर हमारी सियासत दाव पे लगी हुई है, कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान नंबर 1, हम इनकी तरह नहीं करेंगे। जब आपको याद होगा 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, नेशनल असेंबली के पहले इजलास में मेरी लीडरशिप ने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम मुआशरत पे COD करने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने क्या कहा था जवाब में, जब इनका दौर आया तो इनकी 2 सूबाई हुकूमतें थी। आप ये बताएं कि वो कौन से सूबाई वजीर खजाना थे और किस पार्टी के थे जिन्होंने साबिक वजीर खजाना के कहने पे IMF को खत लिखा कि आप जो है मौजूदा हुकूमत से कोई कमिटमेंट ना करें। ठीक है, आज की बैड परफॉर्मेंस, आज की नून लीग पीपल्स पार्टी की बैड परफॉर्मेंस की जिम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का माजी की हुकूमत है। राजा यासिर साहब, टाइम जरा कम रह गया, तो राजा यासिर साहब का मैं कमेंट लेना चाह रही हूँ। राजा यासिर साहब, देखिए, मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ कि हम बड़ी ना सुपरफिशियल गुफ्तगू करते हैं टीवी प्रोग्राम में, तमाम पॉलिटिशियंस। उसने उस पे उसको ब्लेम कर दिया, उसने उसको कर दिया, मैंने नून को कर दिया, नून ने मुझे कर दिया। एक्चुअली ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत अरसे से कंपाउंड हो रहे हैं। मेरा ख्याल है मुशर्रफ दौर के जो आखिरी साल था, तब से हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल में है और कोई भी प्रॉपर करेक्टिव मेजर किसी भी गवर्नमेंट से नहीं लिए जा सके। और जिसकी जो भी वजूहत हो, एंड ऑफ द डे अब मुल्क इस तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है। और इसका अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से हल पूछेंगे, देखें आपके ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ये IMF क्यों आपसे महंगी करा रहा है? क्योंकि आपके इतने कर्जे एक्यूमुलेट हो चुके हैं, आपने उनको वापस करना है। IMF से आपको मजीद पैसे चाहिए, तो जाहिर है जब कोई भी आप किसी के मकरूज हो तो वो फिर अपनी शराइत तो मनवाता है ना, कभी इनसे मनवाएगा, कभी हम दोबारा आएंगे हमसे मनवाएगा। तो इस सारे प्रॉब्लम से निकालना किस तरह है, इस पे प्रोग्राम करें तो फिर आपको मेरा ख्याल बेहतर रहेगा। हम एक दूसरे को राइट, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, राजा यासिर हुमायूं साहब एंड सेंटर आजिज थामरा साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।